Hello students, welcome to our video lecture, and in this video lecture we are going to discuss about ozone layer depletion, how it is going to take place, and what are the process which is involved, and what are the reactions which are taking place, as well as further more topics. Okay, so starting with our NCERTs, this topic we have covered. We have covered this much, right? Flow of energy in an ecosystem. You people know this, and if you have any query you can ask in the comment section, right? So moving on to our next topic, people have completed these two questions in your notebook also. So how do our activities affect the environment? When I have started this chapter environment, तब हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि कैसे environment पे नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, राइट? तो उस वीडियो को आप वापस से दोबारा से देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू कंसल्ट इट. फर्स्ट मेजर टॉपिक और हेडिंग कम्स हियर इज ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज डिप्लीटेड, right? So there was no need of slide here, that's why I am taking NCERT text directly. Starting with our first line, ozone, that is O3, is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. You can easily observe that O, which denotes oxygen, is substituted by 3 more atoms, right, and forming one molecule, that is O3 molecule, and this O3 is the formula of ozone, right, which consists of 3 atoms of ऑक्सीजन. ओके, सो वाइल O2 से आप सभी फेमिलियर हैं कि O2 ऑक्सीजन होता है, विच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन. एंड ऑक्सीजन के बारे में बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. यू पीपल नो दिस कि रेस्पिरेशन, जो जितने भी लिविंग बॉडीज़ है उसके लिए रेस्पिरेशन के लिए मेजर रोल प्ले करने का काम O2 का ही है. और O2 आपकी बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जहाँ पे भी नीडेड होता है वहाँ तक पहुँचना, हीमोग्लोबिन एक पूरी तरीके से एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे रेलेवेंस तो है ही. बट अदर देन दैट आपका जो फायर्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करेंगे, ठीक है, कंबशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन. कंबशन इज़ द process which can take place only in the presence of oxygen. That's it, right? So it is essential for all aerobic life forms. word यहाँ पे aerobic mention किया गया है. aerobic मतलब AIR इसको मान के चलिए, तो एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स जिनके लिए एयर एसेंशियल होती है उनके लिए ऑक्सीजन मेजर रोल प्ले करता है, राइट? सो ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन. ओजोन को हम पॉइजन बोलते हैं, डेडली है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा अमाउंट, एक एक्स्ट्रा एटम यहाँ पे ऐड हो जाता है जो नेसेंट ऑक्सीजन भी कहलाता है, ठीक है. नेसेंट ऑक्सीजन आप केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ेंगे कि सिंगल एटम जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है उसको हम नेसेंट बोलते हैं, नेसेंट होता है. और एक सिंगल उसमें आउटर मोस्ट शेल्ट जो होती है वो उसकी कंप्लीट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, फुलफिल करने की, तो वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. मूविंग ऑन हियर, हाउएवर एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन. ये हमारे लिए पॉइजनस है किसमें? बायोस्फीयर में. लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, राइट, उस टॉप मोस्ट लेयर पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है. किससे? इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, राइट. तो ये एक शील्डिंग प्रोवाइड करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रॉम द सन. दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग. वी ऑल नो सन की जितनी भी रेडिएशंस हैं वो अर्थ पे आती ही आती हैं, तो उन रेडिएशंस में या सन लाइट जो है वो अर्थ सरफेस पे आती है. उसमें कई सारी लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, जिसमें विजिबल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड रेज होती हैं. तो उसमें से सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो अर्थ सरफेस के लिए होता है या हमारे लिए होता है, ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, उसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. और यहाँ पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से शील्डिंग प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? ओजोन. ओके,
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये स्किन कैंसर कॉज करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। ओजोन इसी चीज़ को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ सरफेस पे आने नहीं देगा, एंड ड्यू टू विच this skin cancer will not take place in the human beings, right? Ozone at higher levels at the atmosphere is a product of ultraviolet radiation acting on oxygen molecule. तो ओजोन बनता कैसे है? जब आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पड़ती हैं या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं, हम कह सकते हैं, तो ऑक्सीजन को वो जो दो मॉलिक्यूल से, दो एटम से मिलके बना हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसको वो दो फ्री ऑक्सीजन के फ्री एटम्स में स्प्लिट कर देती हैं, ठीक है। द हायर एनर्जी ऑफ यूवी रेडिएशंस स्प्लिट्स अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पे मेंशन किया गया है, यही मेन रिएक्शन है जो हो रही है, जिसकी वजह से O3 का फॉर्मेशन हो रहा है, right, into free oxygen O atoms. These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone as shown. और ये यहाँ पे रिएक्शन बताई गई है जो आपको विजिबल है। ये UV मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज, O2 स्प्लिट कर जाएगा दो सिंगुलर एटम में ऑक्सीजन के, और यहाँ पे जो ये सिंगल ऑक्सीजन बचता है ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है, तो ये O2 से वापस कंबाइन करके O3 बना लेता है। इसीलिए ये एटमॉस्फेयर के टॉप मोस्ट लेयर में ही प्रेजेंट होता है ओजोन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो ऊपर तक प्रेजेंट है, और वहीं पर ये रिएक्शन होके वहीं पे ओजोन फॉर्म हो जाती है। द अमाउंट ऑफ ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s. This decrease has been linked to the synthetic chemicals like CFC. अच्छा, CFC एक आपका केमिकल है, सिंथेटिक केमिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर किया गया था रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ करने के लिए एज अ फ्रीजिंग एजेंट, राइट। तो ये कूलेंट्स, जितने भी कूलेंट्स होते हैं उन सब में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ACs हैं आपके, या फ्रिजेस हैं, या जो लार्ज अमाउंट में बड़े बड़े साइज़ के फ्रिज यूज़ किए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्टोरेज करने के लिए, बैरल्स को स्टोर करने के लिए, उन सब के लिए भी जो फ्रिज यूज़ किए जाते हैं, जितना भी कूलेंट एजेंट होता है वो CFC होता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्लोरीन कार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें जो क्लोरीन का एटम होता है, ये आपको केमिस्ट्री वाली मैम और अच्छे से बताएंगी, बट हियर यू कैन assume दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। तो क्लोरीन का इसमें जो एटम होता है, फ्लोरीन का जो एटम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और वो रिएक्ट करता है ओजोन से, O3 से, और इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसमें से रिएक्ट करके आपका इसको डिग्रेडेट करता है, ओजोन को डिक्रीज़ करेगा, और इसी वजह से यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था, और 1980s में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑब्जर्व किया गया था कि एक डिप्लीशन हो गया है, होल क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से UV रेज अर्थ सरफेस के एटमॉस्फेयर के अंदर पेनिट्रेट करने लगी। और बोला जाता है कि अंटार्कटिका में जितना आपका बर्फ़ पिघलने के पीछे एक रीज़न बोला जाता है, उसको इसी को माना जाता है, और वहाँ पे इस पे आज भी रिसर्चेस चल रही हैं टू कम्बैट ऑल दीज सिचुएशंस, राइट। सो इन 1980s की ये बात थी कि जब इसको ऑब्जर्व किया गया कि द अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर इज़ गेटिंग डिप्लीटेड और बीइंग ड्रॉप्ड out sharply, and in 97, after 7 years, the United Nations Environment Program UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels, ठीक है। तो 1986 लेवल्स तक जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था CFCs का, उसको ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसमें यूनाइटेड नेशंस की एक यूनिट है ये, जो डील करती है जितने भी आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, हाई कंसर्न के जो इश्यूज़ होते हैं, उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने को लेके ये डील करती है। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि CFC प्रोडक्शन को बंद किया जाएगा, और CFC प्रोडक्शन बंद करने के बाद अब
नया एक मॉलिक्यूल बनाया गया HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे क्लोरीन सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती थी ऑक्सीजन को रिमूव करने की, तो वो रिड्यूस कर दी गई है। फ्लोरीन भी रिएक्टिव होता है लेकिन उतना रिएक्टिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, राइट। तो यहाँ पे CFC की जगह HFC प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो अब जितने न्यू टेक्नोलॉजी के फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उसमें यही चीज़ यूज़ करी जाती है। Okay, there is a one activity mentioned. Find out the from the library, internet, newspaper. Library you cannot go right now. Newspaper you can check it out. Internet आप उसी से पढ़ रहे हैं, so आप इसको solve कर सकते हैं. Which chemicals are responsible for the depletion of ozone layer? तो क्या कौन कौन से chemicals responsible हैं उनको आप लिख लीजिएगा, एक list बना लीजिएगा. Find out if the regulations put in place to control emission of these chemicals have succeeded in reducing the damage to the ozone layer. हैज़ अ साइज़ इन द ओजोन लेयर। इसका आंसर ज़रूर पता करिएगा कि क्या जो पहले 1980 में जो साइज़ था ओजोन लेयर के डिप्लीशन होने के बाद जो होल क्रिएट किया गया था उसका, उसमें अब में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। मैं आंसर अभी बता दे रही हूँ, चेंजेस आए हैं, ठीक है। चेंजेस आए हैं, वो पॉजिटिव आए हैं या नेगेटिव आए हैं, मतलब होल कम हुआ है ओजोन लेयर का, या बढ़ा है, या मतलब डिप्लीशन ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। इसको आप मेंशन करिएगा आंसर में कमेंट सेक्शन में, राइट। सर्च कर लीजिएगा इसको अच्छे से, देन यू कैन आंसर।